Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important articles है, first is regarding the ट्रेड डेफिसिट. हमने जो है 42 मंथ्स लो का जो हमने ट्रेड डेफिसिट हम लोगों ने देखा है. ट्रेड डेफिसिट क्या है कि हमने जो इम्पोर्ट है वो हम लोगों ने काफ़ी कम किया है. सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग द ट्रेड डेफिसिट जो हमें देखने को मिला है. ठीक है, ट्रेड डेफिसिट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिला है? गोल्ड में, क्रूड के जो इम्पोर्ट्स है उसमें हमने ट्रेड डेफिसिट किया है. ठीक है, दूसरा एक आया है वैल्यू एडिशन के रूप में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ऊपर एक न्यूज़ आया कि कैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हाउ दे आर सफरिंग या फिर उनके क्या डेटा पॉइंट्स है. वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रहता है जिग इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से. आप एक वैल्यू एडिशन मटेरियल के रूप में इसको रख सकते हैं, एक फॉर्डर मटेरियल के रूप में इसको पढ़ सकते हैं. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स द इंडियाज व्हीट प्रोडक्शन. अभी आपको पता है रबी क्रॉप्स जो है वो व्हीट का जो प्रोडक्शन है उसको अभी हम कटाई करेंगे, उसका व्हीट का जो है अभी हम रोपाई कटाई करेंगे. ठीक है, एंड हमें जो है अभी मार्च के महीने में हमें गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा और गेहूं हमें बहुत ही ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलेगा. लेकिन क्योंकि विंटर्स जो है बहुत शॉर्ट हो गए हैं तो इनका जो पीरियड है, पहले हम क्या सोचते थे अक्टूबर से मार्च तक. ठीक है, ये अक्टूबर से मार्च तक चलता था. अक्टूबर से मार्च तक जो है ये पूरा आपके रबी सीजन चलता था. लेकिन अब क्योंकि हमारा जो विंटर जो है शॉर्ट हो गया, मार्च में देखिए आप इतनी गर्मी पड़ गई है और हमारा फेब्रुवरी भी 124 साल में इतना गर्म फेब्रुवरी 124 साल बाद हुआ है. तो उसके कारण इसका क्या इफेक्ट है व्हीट के प्रोडक्शन में, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. ये इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली और इंपॉर्टेंटली थोड़ा कुछ टॉपिक से उसको समझना होगा. ठीक है, सो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. लेट अस बिगिन वन आफ्टर अनदर. फर्स्ट इज रिगार्डिंग द ट्रेड डेफिसिट. आप देख पाएंगे हमने जो है ट्रेड डेफिसिट जो है ये काफ़ी यहाँ पे क्या हुआ है, लो हुआ है. ठीक है, हम लोगों ने गोल्ड और क्रूड इम्पोर्ट्स में थोड़ा हमने कम मंगवाया तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है. ठीक है, एक ट्रेड डेफिसिट जो है हमें देखने को मिला है. यहाँ पर न्यूज़ क्या है, इंडियाज गुड trade deficit was down to 42-month lows of 14.5 billion as import of gold, silver, crude dipped in February. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जो डेटा आया है उसमें क्या बोला है कि 42 मंथ्स का जो लो है हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है. ये ट्रेड डेफिसिट क्यों हुआ है? बिकॉज हमने जो क्रूड ऑयल है, साथ ही आपका we imported less of crude oil, we imported less of your हमने क्रूड ऑयल कम मंगवाया है, सिल्वर कम मंगवाया है, गोल्ड कम मंगवाया है. तो फरवरी के महीने में हमें ये डिप देखने को मिला है. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वाज 22.9 बिलियन, मतलब हमने 14 बिलियन डॉलर्स का हमने मंगवाया है. ठीक है, और 22 बिलियन डॉलर्स से अगर आप माइनस करेंगे 8 बिलियन डॉलर्स जो है हमने 8 बिलियन डॉलर्स जो है हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है. ये जो है हमारा जो ट्रेड है ये इतने बिलियन डॉलर्स का हुआ है और इसमें क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये 22 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें हमने इंपोर्ट, हम ऑब्वियसली इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, पर 14 बिलियन डॉलर्स का हम लोगों ने इंपोर्ट किया है और 8 बिलियन डॉलर्स का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है. फरवरी 2024 में, क्योंकि हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 2025 अगर फरवरी का अगर हम डेटा निकालें तो हम 2024 के फरवरी का डेटा से कंपेयर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे फरवरी 2024 लिखा हुआ है. ये याद रखिएगा, जब भी हम ईयर ऑन ईयर करते हैं कंपैरिजन तो हम जैसे अगर हमें जनवरी का डेटा चाहिए तो हम जनवरी 2025 के डेटा को हम जनवरी 2024 के डेटा से कंपैरिजन करते हैं. सेम विद अगर हमें 2024 का डेटा निकालना है हम 2023 के जनवरी से कैलकुलेट करते हैं. इसीलिए अगर हमें 2025 के फरवरी का डेटा निकालना है तो हम 2024 के फरवरी से कंपेयर करेंगे. द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट स्टूड टू 19.5 बिलियन डॉलर्स. हमने मतलब उस समय अगर आप देखें इस साल हमने 14.5 बिलियन डॉलर्स का हम लोगों ने चीज़ें मंगवाया, लेकिन फरवरी 2004 में हमने 19.5 बिलियन डॉलर्स का सामान मंगवाया था. इंडियाज गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स वेर at 2.7 billion which was the lowest since June 2024 when the value was 2.5 billion dollars. तो जून 2024 में हमने सबसे कम मंगवाया था गोल्ड और सिल्वर 2.5 बिलियन डॉलर्स का जून 2024 में, और उससे भी मतलब उसके थोड़ा ज़्यादा जो है इस महीने हमने मंगवाया है फरवरी के महीने में 2.7 बिलियन डॉलर्स का. एज फॉर क्रूड एंड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स वेर इतना, सबसे ज़्यादा हम जो है क्रूड और पेट्रोलियम पे पैसे खर्चे करते हैं तो 11.89 ऑलमोस्ट 12 बिलियन डॉलर्स का है. जो सबसे कम है जुलाई 2023 में हमने 11.81 बिलियन डॉलर्स का हमने मंगवाया था जुलाई 2023 में. उससे बाद सेकेंड लोएस्ट जो है इसी फेस में अगर आप देखें तो वो फरवरी 2025 का है. इंडिया एक्सपोर्टेड
गुड्स वर्थ ऑफ $13.69 बिलियन इन फरवरी 2025। तो हाउएवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो काफ़ी कम जो है हम लोगों ने किया है, तो एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक हमने किया है और इंपोर्ट भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किया है, ठीक है। सो अगर आप देखें ये तो हमारा न्यूज़ था, लेकिन ये है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, ठीक है। अभी एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट मैंने आपको लाखों बार समझाया है, बट अगेन अगर आप एक बार देखें करंट अकाउंट में हम जो डे टू डे हम जो खरीद या फिर बेच जो है हम करते हैं उसका हिसाब हम करंट अकाउंट में रखते हैं, और जो लॉन्गर टर्म के लिए हम जो कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट है, इट्स अ करंट काइंड ऑफ अ करंट अकाउंट, क्योंकि आप उसी से लेन देन करते हैं, राइट। जैसे आपने कोई एफडी बना दिया, अब वो क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसको आप समझ सकते हैं एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो करंट अकाउंट में अगर आप देखिए देयर आर टू टाइप्स, एक तो टेंजिबल गुड्स, एक इनटेंजिबल्स, ठीक है। टेंजिबल्स में जैसे कि हमने क्या मंगवा दिया, सोना मंगवा दिया, चांदी मंगवा दिया, या फिर हमने वी इम्पोर्टेड कोल, वी इम्पोर्टेड यूरिया, वी इम्पोर्टेड पेट्रोलियम। तो ये सब क्या है, क्योंकि ये सब क्या है, विजिबल्स है, ठीक है, विजिबल्स है। तो वो जो टेंजिबल गुड्स है ना, गुड्स यहाँ पर गुड्स का होगा, ठीक है। और इनविजिबल अगर आप देखें जो इनटेंजिबल है, जैसे कि सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज है, जैसे हम बैंकिंग में सॉफ्टवेयर में देते हैं, राइट। सो वो सर्विसेज क्या है, इनविजिबल्स में आएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, फैक्टर इनकम क्या है, जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन है। इन्वेस्टमेंट अगर हमने कोई किया है, अगर हमने किसी कंपनी पे, लेट्स से हमने मेटा पे इन्वेस्ट किया है और मेटा अगर हमें कोई रिटर्न्स दे रही है, ठीक है, मेटा अगर हमें कोई रिटर्न्स दे रही है, या फिर हमारे यहाँ में से कोई मेटा में काम करता है, उसको वहाँ से जो है सैलरी मिलता है, तो ये सब हमारे करंट अकाउंट में आता है। और साथ ही क्या है, गिफ्ट्स, ट्रांसफर्स, ग्रांट्स, रेमिटेंस अगर हमें मिलता है तो ये सब हमारे करंट अकाउंट में आएगा, और ये सब इनविजिबल्स वाले सेक्शन में रहेगा। अभी अगर हम कैपिटल अकाउंट में देखें तो जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, वो किस में आता है, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आता है। और उसके बाद आता है लोन। हम जो लेट्स से कोई कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी है, वो बाहर कोई देश से कुछ और, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है, ठीक है, तो वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नली मतलब इंडिया के बाहर कमर्शियल का पर्पस के लिए, गवर्नमेंट पर्पस के लिए नहीं, कमर्शियली हम जो है बोरोइंग्स कर रहे हैं। लेट्स से कोई कंपनी है, इंडिया की एक बड़ी कंपनी है, उसको वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेगा, जो कि हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा। वो करंट अकाउंट में आएगा क्योंकि वो 10 साल का लोन ले रहा है, तो 10 साल का अगर वो लोन लेगा तो वो तो डेली का डेली तो पैसा नहीं देगा ना, वो अगर हमें डेली का खर्चा करना है तो हम करंट अकाउंट में रखेंगे। लेकिन अगर हमें काफ़ी लंबा लॉन्ग टर्म हमने अगर इन्वेस्टमेंट लिया है, दैट विल कम अंडर दी हमारे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग विल कम अंडर दी कैपिटल अकाउंट एंड बैंकिंग कैपिटल। जैसे एनआरआईज जो है वो पैसे रखते हैं हमारे देश में, इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, अगर हम तो वो उनका जो पैसा है वो कहाँ रहेगा, इन दी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द बैरियर्स फेस बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। तो जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, गिग इकोनॉमी स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन अगर आप वर्कर्स देखेंगे, दे आर द मोस्ट सेक्लूडेड एंड उनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं, या फिर एक सोशल वेलफेयर का जो फ्रेमवर्क है वो उनके पास नहीं रहता है। तो हमारे जो है ना कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर है, बट वहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को यहाँ पर फेस करना पड़ता है। जैसे कंस्ट्रक्शन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 9% टू द नेशनल जीडीपी एंड प्रोजेक्टेड टू रीच 1.4 ट्रिलियन बाई 2025। तो जो हमारा 9% है जीडीपी का 9% जो है जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन करता है, हमारा यही सेक्टर करता है, दैट इज दी कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, क्योंकि आप देखेंगे दर बदर हर जगह में, हर शहरों में, हर गली नुक्कड़ में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलते रहता है। तो कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी तेज़ तरीके से ग्रो करने वाला एक इंडस्ट्री है, और काफ़ी अनरेगुलेटेड भी है फॉर दैट मैटर, ठीक है। अराउंड 3 करोड़ वर्कर्स आर एस्टिमेटेड टू बी वर्किंग इन दिस सेक्टर इन इंडिया बाय 2030। तो 3 करोड़ के आसपास जो है वर्कर्स जो है यहाँ पर काम करते हैं, और वो इंगेज्ड है इन दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स स्पेशली माइग्रेंट लेबरर्स एंड्योर अ फ्रेगमेंटेड employment landscape characterized by frequent relocations, high job insecurity, inconsistent access to welfare benefits and precarious working conditions। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का अगर आप प्रॉब्लम देखें, पहली बात जो है, ये सारे के सारे माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, कोई और स्टेट से आए हैं
और वहाँ से आके माइग्रेंट लेबर से, पहली बात तो वो खुद एक माइग्रेंट लेबर है, दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट में गए हैं और वहाँ पे जाके वो काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो वैसे ही उनका प्रॉब्लम्स वहीं से क्रिएट हो जाता है कि पहली बात तो वो माइग्रेंट लेबर्स है। दूसरी क्या है, बहुत फ्रैगमेंटेड एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप है, बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ। आज यहाँ काम मिल रहा है, कल वहाँ काम मिलेगा, परसों वहाँ काम मिलेगा, नो श्योरिटी एट ऑल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिलोकेशंस होता है, हाई जॉब इनसिक्योरिटी। आज आप मजदूरी करने आए, आज का पैसा मिलेगा हैंड टू माउथ बेसिकली, और अगर आप कल अगर नहीं आएंगे तो नो वरीज, वी हैव लॉट एंड लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो बहुत हाईली इनसिक्योर जॉब है। चौथा क्या है, कंसिस्टेंट एक्सेस टू वेलफेयर बेनिफिट्स। वेलफेयर बेनिफिट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एक दो पोर्टल्स वगैरह जो है ओपन किए हैं, जैसे ई श्रम पोर्टल वगैरह है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। और साथ ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रिकेरियस वर्किंग कंडीशन है, कोई यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं। आप देखेंगे ऐसे बम्बू का कुछ लगा के और उसी पे चढ़ के वो काम कर रहे होते हैं, नो सिक्योरिटी एट ऑल, ठीक है। तो ये सब क्या है, despite we have legal frameworks such as Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition BOCW Act of 1996, जिसमें वेलफेयर इंटाइटलमेंट जो है वो दिए जाने चाहिए टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेकिन ये अभी भी एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी बैरियर्स क्या है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, पहला तो है डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको आप प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। आप कुछ अगर बेनिफिट्स चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करना होगा, बट आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनके पास, रेसिडेंट का एरिया नहीं है, ये सब एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास नहीं रहता है। दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है उनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जैसे बारिश का महीना आएगा, काम रुक जाएगा, काम नहीं है तो फिर वो उस समय कुछ और काम ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो डिसरप्शंस है, ठीक है, कुछ डिसरप्शन आए, कुछ कहीं अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गया तो कोई डिसरप्शन है, हीट वेव्स अगर चल रहे हैं, दिन के समय चिलचिलाती गर्मी में वो काम थोड़ी करेंगे। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है, लेकिन लीगल प्रोविजंस होने के बावजूद इनको कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो नहीं किया जाता है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द बैन ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यू टू एयर पोल्यूशन, दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो सिटीज़ में आप लोग क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन बैन रहता है उस समय। और नॉर्थ इंडिया में लैक्स एंड लैक्स ऑफ वर्कर्स जो है वो अपना लाइवलीहुड खो देते हैं और डिले होता है, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है जिनके कारण उनको फाइनेंशियल रिलीफ जो है वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि कॉम्पनसेट आपको करना होगा। अगर आप वर्कर्स के काम को मतलब अभी आप अगर हॉल्ट पे रखें तो उनका जो मजदूरी का जो पैसा है वो आपको उनको देना होगा, लेकिन यहाँ पर भी लिथार्जी है, यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है। उसके बाद क्या है, माइग्रेंट वर्कर जो है दूसरे स्टेट्स में मल्टीपल टाइम्स मूव करते रहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन कुछ भी इंटरऑपरेबल सिस्टम्स नहीं है। लेकिन सरकार ने एक काम क्या किया था कि राशन वाला जो फीचर है, वन नेशन वन राशन कार्ड, कि अगर आपने पास लेट्स से महाराष्ट्र का राशन कार्ड है तो आप उसको बिहार में भी यूज़ कर सकते हैं। उस टाइप का जो है वन नेशन वन राशन कार्ड जैसा इंटरऑपरेबल सिस्टम हर जगह पे नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स बेनिफिट्स जो है, लेट्स से आसाम का कुछ बेनिफिट्स है वो आपको वेस्ट बंगाल में जाके नहीं मिलेगा, फ्रेगमेंटेड है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी मैंने वन नेशन वन राशन के बारे में बात किया था, तो ये एक स्कीम लाया गया था कि डॉक्यूमेंटेशन को, प्रोटोकॉल्स को हम लोग सिंप्लीफाई करें, ऑल्टरनेट प्रूफ अगर हम दे पाए तो हमें ऑल्टरनेट प्रूफ मिले। और क्या है, प्रोसेस जो है ये, पहली बात तो राशन कार्ड निकालने का प्रोसेस जो है ईजी हो। दूसरा क्या है कि अगर कोई दूसरी जगह जा रहा है तो उसको भी वहाँ का भी बेनिफिट जो है, वहाँ पर उनको राशन लेने में दिक्कत ना हो। तीसरा क्या है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, जो लॉन्ग टर्म जो लेबर शॉर्टेजेस है उसको एड्रेस करने के लिए इनका स्किलिंग होना चाहिए, ठीक है। कुछ अगर उनका जो है स्किल, उनको अगर हम सर्टिफाई कर सकते हैं, दैट विल बी रियली इसेंशियल एंड बेनिफिशियल। उसके बाद क्या है, एक रोबस्ट एक स्किलिंग आर्किटेक्चर हमारे पास होना चाहिए, जो एवर इवॉल्विंग जो हमारे डिमांड्स है इंडस्ट्री का। और कुछ वर्कर्स होते हैं जो एक ही काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको सर्टिफिकेट दे, उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाए उस स्पेसिफिक वर्क के लिए, ठीक है। इस टाइप का हम लोगों को कुछ स्किलिंग का इकोसिस्टम करना चाहिए। बट लेकिन स्किलिंग सिर्फ और सिर्फ नहीं है, यहाँ पर हमें एक सेफ डिग्निफाइड वर्क एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना चाहिए, स्पेशली फॉर वीमेन जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी इतना सारा मिट्टी वगैरह ढोती है, उनके लिए हमें कुछ सेफ्टी नेट्स बनाने चाहिए। स्पेशली जो वीमेन हैं, जो थोड़े एल्डरली वर्कर्स हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ इस तरीके का सोशल फैब्रिक या फिर एक सेफ्टी नेट जो है उनके लिए प्रोवाइड करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेफ्टी नेट में हमारे पास हेल्थ आएगा, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन आएगा, ठीक है, उनके फैमिली घर, एक आवास दिया जाएगा। अर्बन एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन उस टाइप का कुछ हमें सोशल नेट जो प्रोवाइड है वो हमें प्रोवाइड करना होगा, सोशल सेफ्टी नेट जो है हमें एक प्रोवाइड करना होगा, ठीक है।
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़. द लास्ट न्यूज़ इज हाउ कैन क्लाइमेट चेंज अफेक्ट इंडियाज वीट प्रोडक्शन. तो मैंने अभी आपको जब शुरुआत में ही आपको बताया था कि वीट का प्रोडक्शन जो है हम कब करते हैं, अक्टूबर में हमने बोना शुरू कर दिया. अब क्या होगा, मार्च आते होते उसका हार्वेस्टिंग का पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है. लेकिन अब क्या है, क्योंकि वो पीरियड जो है, गर्मी जो है इतनी जल्दी आ जाता है, फरवरी के महीने से हमें गर्मी लगने लगता है. अगर आप देखें इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि फरवरी के महीने में अभी भी सर्दी होना चाहिए था. अगर याद हो 2009, 10, 7, 8 के समय पे किस तरीके से गर्मी ठंडी रहता था. फरवरी में भी हम जैकेट वैकेट ओढ़ के रहते थे, पर आजकल एवरीबडी इज़ वेयरिंग टी शर्ट्स एंड ऑल, राइट. सो ये एक वरिंग जो फैक्टर रहता है, उसके कारण क्या है, अभी टाइम पीरियड छोटा हो गया है. हमारे वीट उगाने का टाइम पीरियड छोटा हो गया, प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट करेगा, फूड शॉर्टेज जो है ये हो सकता है, ठीक है. तो इंडिया ने क्या रिकॉर्ड किया है, 124 साल में सबसे गर्म, सबसे वार्मेस्ट जो है हम लोगों ने फरवरी को रिकॉर्ड किया है 124 साल में. The Indian Meteorological Department has already raised an alarm for March, saying that the month will experience above normal temperature and more than usual number of days with heat waves. हीट वेव्स का फिर से सीज़न आ रहा है, सब बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी और नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पर ये बताया यहाँ पर जा रहा है, ठीक है. द पीरियड कोइंसाइड्स विद द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज वीट हार्वेस्ट सीजन एंड एक्सट्रीम हीट पोजेसेस अ ग्रेव थ्रेट फॉर कंट्रीज सेकेंड मोस्ट कंज्यूम क्रॉप आफ्टर राइस. तो ये काफ़ी मतलब क्योंकि राइस के बाद जो है सबसे ज़्यादा गेहूँ, वीट को ही कंज्यूम किया जाता है ना रोटी वगैरह बनाने में. तो क्योंकि इतना ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और अगर हमारा फूड प्रोडक्शन अच्छे से तो शॉर्टेज हो सकता है, शॉर्टेज के कारण प्राइस राइज हो सकता है, ठीक है. तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा यहाँ पर और ये उसके कारण जो है काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है ये पड़ता है. हीट वेव्स जैसे पीरियड जो है इस समय चलने लगते हैं. वीट इज प्राइमरी ग्रोन इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इंक्लूड द स्टेट्स ऑफ यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश. ये सारे स्टेट्स में जो है गेहूँ का खेती जो है वो किया जाता है. वीट नीड्स अ कूलर सीजन टू ग्रो, ऑब्वियसली क्योंकि रबी सीजन है, अक्टूबर से आप समझ ही पा रहे हैं, मार्च का सीजन है, तो ये थोड़ा ठंडा समय चाहिए होता है. द क्रॉप इज यूजुअली सोन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. इट इज हार्वेस्टेड बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल इन द रबी क्रॉप सीजन. तो मैंने आपको जो बताया सेम बात यहाँ लिखी हुई है कि ठंडा पीरियड चाहिए होता है, थोड़ा लंबा भी चलता है, उतना भी तो नहीं लंबा चलता है, फिर भी थोड़ा सा लंबा चलता है. इसको हम उगाते हैं हमारे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक और काटते कब है, फरवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक हम इसको कटिंग भी कर देते हैं. लेकिन अब क्यों है, कटिंग जल्दी हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इसके कारण इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिवियर इम्पैक्ट जो है ये पड़ सकता है. 2022 में एक स्टडी हुआ था इंटरनल जर्नल और ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने ये क्या बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कॉज करता है हीट स्ट्रेस को, ठीक है. हीट स्ट्रेस क्या है, जो वीट का, ठीक है, जो उसका डेवलपमेंट प्रोसेस है, बायोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस वीट का, क्योंकि वो उसको भी ग्रो करना है, तो जो उसका जो साइज है, वो शेप है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के समय, बिकॉज इट नीड्स कूलर एरियाज टू ग्रो, ठीक है. लीडिंग टू अ रिडक्शन ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन एंड ग्रेन क्वालिटी. ग्रेन का क्वालिटी भी कम होता है, ग्रेन का प्रोडक्शन भी कम होता है, ठीक है, और इससे फार्मर्स को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है. अ वार्मिंग इंडियन ओशन विल इन टर्न्स ऑल्टर इंडियाज मानसून, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंड होता है, और हीटिंग अप होगा इंडियन ओशन का तो यहाँ पे बारिश भी कम होगा, ठीक है. मानसून एल नीनो टाइप जो कंडीशन अगर हो गया तो बारिश कम होगा, तो हमारा जो राइस का प्रोडक्शन है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल द खरीफ और समर क्रॉप is starting and ending late, which inevitably delays the beginning of rabi season. तो क्योंकि हम बारिश का वेट करेंगे, बारिश देर से आएगा तो हम अपना राइस का प्रोडक्शन को भी डिले करेंगे. राइस का प्रोडक्शन को डिले जितना करेंगे तो फिर उतना ही देर से हम राबी को उगाएंगे, राइट. तो ये क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम मार्च में मई जून के समय पे जो है बारिश का सीजन आ जाता है, तो उससे उसी समय आसपास मई जून के समय पे आप देखेंगे कि धान जो है वो बोना लग जाता है. पर धान जो अगर बारिश ही देर से आएगा तो हम भी तो धान को थोड़ा और देर से बोएंगे. लेट्स से अगर हमें 1 जून को बोना था, हम 15-20 जून को बोएंगे, तो कटिंग भी तो उस हिसाब से लेट से होगा ना. आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम 20 जून को करें, लेट्स से हम लोग उसको 1 अक्टूबर को काटते थे, ठीक है, 1 अक्टूबर को हम काटते थे, लेकिन अब क्योंकि हमने 20 जून को उगाया है तो हम 20 अक्टूबर को काटेंगे. समझ में आ रहा होगा. अब क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक तो हमें रबी का सीजन ग्रो करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, डिले कर दिया, तो उसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वीट का वो तो डिले हुआ. सबसे पहले तो ये समझ में आएगा कि हम देर से वीट को बोएंगे. दूसरा क्या है, देर से वीट को बो रहे हैं लेकिन जल्दी कटिंग कर रहे हैं. क्यों कटिंग कर रहे हैं, मार्च में हीट वेव्स आ रहा है. तो आपको समझ में आ रहा है कि हम
एक तो देर से भी बो रहे, जल्दी भी कटिंग कर रहे, प्रोडक्टिविटी कम होगा कि नहीं, क्वालिटी में असर पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आता है रबी सीजन में और क्लैश करने के कारण। वीट इज़ अ रबी क्रॉप, इसका जो है हम लेट से इसको बोते हैं और प्लांट जो है ये हीट वेव्स के साथ कंसाइड करता है। हमारे देश में जो हीट वेव चलेगा अभी उससे कंसाइड ये बिल्कुल करेगा, ठीक है। February 2025 was warmer than usual and similar trends have been predicted for March. Obviously हीट वेव्स बहुत तेज़ होगा इस साल और स्ट्रांग होगा, बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी इस साल भी। पीक सीजन जो है वीट हार्वेस्ट का होता है, दिस इज ऑल्सो द पीक सीजन जहाँ पे वीट का हम हार्वेस्टिंग करेंगे। और आइडियल टेम्परेचर क्या है प्लांट ग्रोथ का 30 डिग्री सेल्सियस जो है रहता है, लेकिन हीट वेव में आपको पता है 39-40 के आसपास चलते रहता है हीट वेव, और कंटिन्यूसली अगर 3 दिन तक चले तो उसको हम हीट वेव कंसिडर करते हैं। तो आप समझिए इट शुड नॉट क्रॉस 30 डिग्री, लेकिन यहाँ तो हीट वेव्स ही आ जाते हैं, 30, 35, 37 तक तो जाएगा आराम से टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है हमारे वीट के प्रोडक्शन जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण ट्रिगर और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।